हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का जो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था उसी का हम पार्ट 5th करने वाले हैं। इससे पहले कुछ पार्ट्स के अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझ लिया था। आज इस वीडियो में हम डेलीगेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे और पूरी तरीके से आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। एंड मंडे से हम स्टाफिंग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, मंडे एंड सैटरडे हमारा बीएसटी का रहता है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इकोनॉमिक्स का रहता है एंड थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे हमारा अकाउंट्स का रहता है। ये हमारा पोस्टिंग शेड्यूल है, इसको आप लिख लो, याद कर लो। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हमको समझने की जरूरत है कि डेलीगेशन होता क्या है, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। आज हमारा कोर कॉन्सेप्ट है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब यह है कि जो बॉस होता है, जो बॉस है वो अकेला ही तो सारा काम नहीं कर सकता। मुझे बताओ, सारा काम अकेला बॉस नहीं करता, तो क्या करता है जो बॉस, अपनी जो अथॉरिटी होती है, बॉस की जो अथॉरिटी होती है ना, क्या बोल सकते हो, जो पावर होती है, ठीक है, वो क्या करता है, वो किसी एक बंदे को डेलीगेट कर देता है, यानी कि अपनी पावर्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे देता है, दूसरे को दे देता है। तो ये तो मानो ये बॉस है, तो ये कौन हो गया, ये हो गया सुपीरियर, और ये कौन हो गया, सबऑर्डिनेट। ये कौन हो गया, सबऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, तो जो बॉस है वो हमको पता है अकेला सारा काम नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपनी पावर एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक सबऑर्डिनेट को दे देता है एंड वो बंदा हो जाता है अकाउंटेबल सारे काम को करने के लिए। ठीक है बच्चों, डेलीगेशन का मतलब ये समझो कि जो बॉस है, जो सुपीरियर है, उसने अपनी पावर्स को डेलीगेट कर दिया है, यानी कि उसको ट्रांसफर कर दी है पावर्स, किसको, सबऑर्डिनेट को, और उसकी अथॉरिटी ट्रांसफर हो गई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो गई है एंड जो ये सबऑर्डिनेट है वो अकाउंटेबल होगा, किसको, सुपीरियर को अकाउंटेबल होगा। ठीक है बच्चों, यहां पर देखो मैंने जो वर्ड्स यूज करे वो आपको पता होने चाहिए। एक है अथॉरिटी, दूसरा है अकाउंटेबिलिटी और तीसरा मैंने वर्ड इस्तेमाल किया रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो ये तीनों वर्ड मैंने इस्तेमाल किए, इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। देखो क्या होता है, जब एक व्यक्ति सारा काम कर रहा होता है ना, तो देखो प्रेशर रहता है, हो सकता है काम गलती से हो, ठीक है, कुछ काम करना था लेकिन कुछ और हो गया, टाइमली कंप्लीशन नहीं हुआ, कंट्रोल वहां पे नहीं रह पाया। ठीक है, क्योंकि एक ही बंदे के हाथ में सब कुछ सामान था, सब कुछ काम था, किसके हाथ में, एक ही बंदे के हाथ में। तो उस एक बंदे ने क्या किया, अपने काम को डेलीगेट कर दिया किसी एक व्यक्ति को। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन क्या होते हैं, सबसे पहला होता है अथॉरिटी, यानी कि राइट टू गिव ऑर्डर्स। यानी कि अगर मैं आपको अथॉरिटी दे दूं, एज अ टीचर मैं आपको अथॉरिटी दे दूं क्लासरूम के ऊपर और आपको मॉनिटर बना दूं, मैं बोलूं कि आप मॉनिटर हो और कोई भी बच्चा जो है ना गलत बिहेव करता है, मिसबिहेव करता है, आपको उसके नाम बोर्ड्स पर लिखने, तो क्या हो जाएगा, आपके पास अथॉरिटी हो जाएगी कि हाँ टीचर ने मुझे अथॉरिटी दे रखी है और क्योंकि टीचर ने अपना काम मुझे डेलीगेट कर रखा है, इसलिए मैं क्या करता हूं, पूरा डिसिप्लिन को संभालता हूं, सारा काम ढंग से करता हूं। तो ये क्या हो गया, अथॉरिटी कैसे फ्लो होती है, याद रखना, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट आती है, यानी कि डाउनवर्ड इसका फ्लो है। सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाता है, अब
क्लास टीचर बोल के गया मॉनिटर को, जैसे मानो आप मॉनिटर हो, क्लास टीचर आपको बोल के गया कि बेटा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन रहे, लेकिन आप क्या करते हो, आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बातें करने लग जाते हो। टीचर ने जो आपको टास्क बोला वो टास्क आपने नहीं किया, तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। जो टीचर ने बोला आपने वो नहीं किया, यानी कि जो सुपीरियर बोलता है वही काम सबऑर्डिनेट को करना होता है, यही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो काम मैंने आपको करने के लिए दे रखा है, क्या आपने उस काम को किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने उस काम को किया। तो याद रखना कि जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इक्वल होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए। जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उतनी आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, याद रखना। सोचो एक मैनेजर है, मैनेजर को आपने बोल दिया कि हमको रॉ मटेरियल खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीद के लाओ, कुछ भी हो जाए आपको रॉ मटेरियल खरीद के लाना ही लाना है, ठीक है। आपने बोल दिया, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन आपने उसको पावर नहीं दी, लेकिन पावर और अथॉरिटी नहीं दी किस चीज के लिए, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए। कोई पावर, कोई अथॉरिटी नहीं दी, ठीक है। कोई भी पैसा हाथ में नहीं दिया, ठीक है, मनी हाथ में नहीं दी कि लो पैसा लो, जाके जो आपको अच्छा लगता है वो खरीद के लाओ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो यहां पे दे दी, लेकिन पावर एंड अथॉरिटी नहीं दी, तो क्या हुआ, बर्डन आ गया, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे पावर ज्यादा होती और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं होती तो क्या होता, मिसयूज हो जाता। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल एंड बैलेंस्ड होनी चाहिए। थर्ड देखो, थर्ड आ जाता है अपना अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो मैंने काम आपको दिया था वो काम आपने क्यों नहीं किया, आपकी जवाबदेही क्या है। मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन करके आना, मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आपको ये काम करना है, ये आपकी ऑब्लिगेशन है, लेकिन आपने उस काम को परफॉर्म नहीं किया, तो आपको मुझको आंसर देना पड़ेगा कि आपने उस काम को परफॉर्म क्यों नहीं किया। मैं आपसे पूछूंगा क्यों नहीं किया। एंड अकाउंटेबिलिटी यहां पे सुपीरियर से सबऑर्डिनेट पे ट्रांसफर हो जाती है। एंड अकाउंटेबिलिटी क्या है, अपवर्ड फ्लोइंग है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, ये बंदा अकाउंटेबिलिटी देगा किसको, इसको अकाउंटेबिलिटी देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपवर्ड है, ठीक है। जब सुपीरियर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे दे दी तो अब इसकी जिम्मेदारी है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना। देखो अकाउंटेबिलिटी में यहां पे आता है कि अगर मैंने आपको कुछ काम करने के लिए बोला है और आपने नहीं किया तो आपको मुझे बताना होगा कि आपने क्यों वो काम नहीं किया है, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों चीजें हैं। जल्दी से हम अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। देखो डिफरेंशिएशन आपके स्क्रीन के ऊपर होगा, देखो मैं बुक में से देख रहा हूं, आपके स्क्रीन के ऊपर वो डिफरेंशिएशन होगा। देखो यहां पे लिख रखा है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले मीनिंग की हम बात करते हैं कि यहां पर अथॉरिटी में राइट टू कमांड होता है, आप किसी को कमांड कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके पास ऑब्लिगेशन आ जाती है कि अच्छा मुझको कमांड ऊपर से मिला है, ठीक है, अब मुझको उसको परफॉर्म करना है, मेरे पास एक प्रेशर है, मेरे पास एक बर्डन है, उसको मुझे परफॉर्म करना है। एंड अकाउंटेबिलिटी में आपकी आंसरेबिलिटी आ जाती है कि आपने काम क्यों नहीं किया, आपने सही समय पे चेकिंग क्यों नहीं करी, आपने डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों नहीं लिया, है ना। अगर सरकार कोई काम करती है तो वो आंसरेबल होती है पीपल को, ठीक है बच्चों, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है। सेकंड देखो डेलीगेशन, अथॉरिटी डेलीगेट करी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं की जाती एंड कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। अब मुझे बताओ, मुझे एक चीज बताना, जब अकाउंटेबिलिटी, जब यहां पर एक देखो, जल्दी से देखो कि यहां पर ये बंदा है, इसने काम दे दिया इसको, ठीक है, जो सुपीरियर है उसने काम दे दिया सबऑर्डिनेट को, एंड सबऑर्डिनेट ने भी नीचे काम हर किसी को दे दिया, ठीक है। अब इन लोगों ने काम नहीं किया तो जो अकाउंटेबिलिटी इसकी थी वो क्या इन पे हो जाएगी क्या। जब बॉस आके पूछेगा, बॉस पूछेगा कि
मैनेजर आपने ये काम क्यों नहीं किया है, तो मैनेजर ये नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे सबऑर्डिनेट मेरे काम नहीं करे इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। नहीं, ये एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी जो मैंने आपको दी थी आप उसको डेलीगेट नहीं कर सकते, फाइनल जवाबदेही आपकी होगी। जैसे प्रिंसिपल टीचर को आके बोलता है कि बच्चे डिसिप्लिन में क्यों नहीं है, एंड टीचर ये नहीं बोल सकता कि मैं तो बहुत समझा रहा हूं लेकिन ये डिसिप्लिन में आ ही नहीं रहे, तो वो आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, टीचर की अकाउंटेबिलिटी है कि उनको बच्चों को डिसिप्लिन में रखना है, कंट्रोल करके रखना है एंड उनको पढ़ाना है। ठीक है बच्चों, ओरिजिन देख लेते हैं। अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। देखो, जब आप एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होते हो, वहां पे अपने आप एक अथॉरिटी बन जाती है। ठीक है, जो आपसे ऊपर होगा आपसे ज्यादा अथॉरिटी रखेगा, जो आपसे नीचे होगा उस पर आप अथॉरिटी जमाओगे। ठीक है, एक होता है रिस्पॉन्स। ओरिजिन क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी का? जब हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं सुपीरियर पे, तब एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। पहले आप क्लास में आराम से पढ़ते थे लेकिन मैंने आपको मॉनिटर बना दिया, तो मैंने जो पावर डेलीगेट करी ना आपके ऊपर, उसी से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट हो गई आपकी। ठीक है बच्चों, ओरिजिन क्या है अकाउंटेबिलिटी का? अकाउंटेबिलिटी अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई तो आपसे जवाबदेही पूछी जाएगी। अगर आप क्लास के मॉनिटर हो तो टीचर प्रिंसिपल आपसे आके पूछेंगे कि आप क्लास के मॉनिटर हो फिर भी आपकी क्लास इतनी शोर क्यों मचा रही है। ठीक है, फ्लो मैंने आपको बता दिया कि जो अथॉरिटी है वो डाउनवर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड है एंड अकाउंटेबिलिटी भी अपवर्ड है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, जल्दी से हम डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि डेलीगेशन क्यों जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया था डेलीगेशन के बारे में, वही बस ये इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा घुमा फिरा के इसको बोल दिया गया है। सबसे पहले इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखो, सारा काम अगर एक ही इंसान करेगा, सारा सब कुछ एक ही व्यक्ति करेगा, तो मैनेजमेंट इतना अच्छी तरीके से टाइमली नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको डेलीगेशन की जरूरत है कि जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव मैनेजमेंट हो, अच्छी तरीके से काम हो, कोई डिले कोई भी दिक्कत उसमें ना हो। दूसरा है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। देखो, जब एक सुपीरियर काम को डेलीगेट करता है सबऑर्डिनेट पे, तो जो सबऑर्डिनेट है वो भी तो सीखता है, उस पर भी तो मैनेजरियल प्रेशर आता है, उस पर भी डेवलपमेंट करने का, उसको है ना, उसके खुद के डेवलपमेंट करने की उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस बंदे का भी डेवलपमेंट होता है, इसको भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है काम करने के लिए। तो एम्प्लॉय डेवलप होता है, यानी कि जो ये सबऑर्डिनेट है उसका डेवलपमेंट होता है। थर्ड, उसको मोटिवेशन मिलता है। देखो, अगर मैं आपको क्लास का मॉनिटर बना दूं तो आपको लगेगा कि अच्छा, टीचर ने मुझे क्लास का मॉनिटर बना दिया है, अब मुझे ढंग से पढ़ाई करनी है, अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करना है क्लास के सामने। तो मॉनिटर बनने के बाद जब पावर्स आपके हाथ में आती है तो एक तरीके से आपके अंदर मोटिवेशन आता है। ठीक है ना, अब आप स्कूल जाना कम नहीं करोगे, स्कूल ज्यादा जाओगे। ठीक है, आपको लगेगा कि यार कब मुझे मौका मिले, कब मैं पूरा डिसिप्लिन संभालूं क्लास का। ठीक है, तो मोटिवेशन ये आपको देता है। क्यों? क्योंकि किसी बॉस ने, किसी टीचर ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपको अथॉरिटी दे दी बच्चों को संभालने के लिए। देखो क्या होता है, जब काम कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा, टीम के साथ काम हो रहा है ना, और टीम के साथ काम होगा ना तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। अगर एक ही व्यक्ति सारा काम कर लेगा, कोई भी काम डेलीगेट नहीं करेगा, ठीक है, वही सारा डिसीजन ले रहा है, वही सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करा रहा है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, प्रोडक्ट डिसीजन, सब कुछ एक ही व्यक्ति कर रहा है, तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी? ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है, जिसके अंदर हम हमारी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करते हैं। 6 है बेसिस फॉर मैनेजरियल हियरार्की। देखो, इसमें क्या होता है कि एक सुपीरियर है, एक सबऑर्डिनेट है, फिर ये भी नीचे कुछ लोगों को लगा देगा। ठीक है, ये भी नीचे कुछ लोगों को लगा देगा, वो लोग काम करेंगे, इनके नीचे कुछ लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चेन ऑफ कमांड बन रहा है। देखा, चेन ऑफ कमांड बन रहा है। यहां पर अगर इस व्यक्ति को इससे बात करनी है तो चेन ऑफ कमांड से बात होगी। इस व्यक्ति को यहां तक बात पहुंचानी है तो पहले ये यहां बताएगा, उसके बाद यहां बताएगा, उसके बाद यहां पे बताएगा। एक बेटर कम्युनिकेशन फ्लो है।
यहाँ पे मुझे बताओ कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो हो गया, टेलर चेन फॉलो हो रहा है। ठीक है बच्चों, जिसमें हम यहां से बात ऊपर पहुंचाएंगे, फिर वो बात ऊपर पहुंचेगी, फिर वो बात यहां तक पहुंचेगी, और जो डिसीजन यहां पे होगा वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, फिर हम तक आएगा। ठीक है, तो बेसिस फॉर मैनेजरियल हायरार्की। देखो 6 पॉइंट है, बेटर कोऑर्डिनेशन। देखो जब चेन ऑफ कमांड डिफाइंड है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन सब कुछ डिफाइंड हो गया है, तो बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। इनको पता है कि इनको क्या काम करना है, इसको पता है कि मुझको क्या काम करना है, और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसको पता है कि हमको क्या काम करना है। आसानी से सारा काम अच्छी तरीके से हो जाएगा। हर कोई इसको मैसेज करके नहीं पूछेगा कि सर हमको क्या करना है, सर हमको क्या करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि क्लास के अंदर टीचर हर बार आके वही समर वेकेशन का वर्क समझाती है, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, बच्चे बोलते हैं कि नहीं मैम हमको समझ में नहीं आया, हमको समझ में नहीं आया। तो टीचर क्या करती है, किसी एक बच्चे को अपॉइंट कर देती है, कुछ भी पूछना है इस बच्चे से पूछना, कुछ भी डाउट है इस बच्चे से पूछना। अगर इसको लगेगा कि टीचर को बताना चाहिए तो टीचर को बता देगा, वरना मैंने सब कुछ चीज इसको एक्सप्लेन कर रखी है, ये आके आपको एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे डेलीगेशन के कुछ इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन का। कुछ बच्चे बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन में फर्क क्या है, दोनों सिमिलर साउंड करता है। अगर केस स्टडी आ जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन लिखे या डेलीगेशन लिखे। पक्का से मैं बोलता हूं कि जब आप केस स्टडी सॉल्व करोगे ना, एंड टाइम पे बोर्ड एग्जामिनेशन जब पास आ जाएंगे, आपको 100% कंफ्यूजन होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन में फर्क क्या होता है। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, आप रचित बोलिया 12th कॉमर्स चैनल को देख रहे हैं, जहां पर हम पूरी तरीके से इसको समझने वाले हैं और केस स्टडीज को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या होता है, हमने ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया कि जो बॉस है वो मैनेजर को बता दिया। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डेलीगेशन। ठीक है, यानी जो अथॉरिटी है वो किसी एक बंदे को ट्रांसफर करी जा रही है, और उस एक बंदे का नाम क्या है, मैनेजर। उस एक बंदे का नाम क्या है, मैनेजर। अब मुझको बताओ कि मैनेजर भी तो कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेगा, अथॉरिटी शेयर करेगा, करेगा नहीं करेगा, मुझे बताओ। और मैनेजर भी इन लोगों को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेगा। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है बच्चों, अब मुझको एक चीज बताओ, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन हमने चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिंपल वही है कि जब पावर्स, जब अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास रहे, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। देखो यहां पे एक पिरामिड नहीं बन रहा क्या, देखो यहां पे एक पिरामिड नहीं बन रहा जो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था। ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल और ये सुपरवाइजरी लेवल। यहां पर भी अथॉरिटी है, ये लोग भी डिसीजन मेक कर रहे हैं, ये लोग भी डिसीजन मेक कर रहे हैं, तो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के बारे में आपको पता है कि जब सारा डिसीजन यही ले उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर डिसीजंस ये लोग भी ले रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। हमेशा देखा गया है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है ना, वो उन ऑर्गेनाइजेशन में होता है जो बहुत लार्ज लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होता है। देखो इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, इसके भी बहुत सारे नुकसान है। देखो क्या होता है कि जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है ना, तब हमेशा सारे डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं लेते। ठीक है, बहुत सारी टीम्स बना दी जाती हैं, बहुत सारे सुपर हेड्स है ना, सुपरवाइजर्स बनाए जाते हैं, है ना, यहाँ पे आराम से वो क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं खुद के स्टाफ के लिए। अब मुझे बात बताओ कि इनके नीचे वर्कर हैं, एक्चुअल वर्कर है जो एक्चुअल काम करेगा। अब उस वर्कर को कुछ दिक्कत आ गई, उस वर्कर को कुछ दिक्कत आ गई, मुझे बताओ, है ना, तो उसका डिसीजन ये थोड़ी ना लेगा। मुझे बताओ, अगर वर्कर को दिक्कत आ गई, कुछ बहुत माइनर सी दिक्कत है, मान लो उसको लाइट बल्ब की प्रॉब्लम है, लाइट बल्ब से प्रॉब्लम है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब मुझे बताओ, जो ये वर्कर को लाइट बल्ब से प्रॉब्लम है, तो जो इसका सॉल्यूशन है वो ये थोड़ी ना निकालेगा, सॉल्यूशन ये थोड़ी ना निकालेगा, सॉल्यूशन तो सुपीरियर ही निकालेगा ना। वो ही खुद के वर्कर्स के लिए एक पॉलिसी बनाएगा, खुद के वर्कर के लिए एक पॉलिसी बना देगा कि ठीक है, अगर आपको लाइट बल्ब से दिक्कत है तो
आपका टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर दो, थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो ये डिसीजन बनाने लग गया ना यहाँ पे, ठीक है। यानी कि इसको भी अथॉरिटी है डिसीजन बनाने की, किसके लिए, अपने वर्कर्स के लिए, इसको ऊपर से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो हर काम वो नहीं कर सकता, सब लोगों को काम करना पड़ेगा, और जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है तो एक बेटर कंट्रोल के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए हमको ये करना पड़ता है कि कोई भी कम्युनिकेशन में डिले ना हो, कोई भी कंट्री है ना डिले ना हो, ठीक है। इसलिए हम करा जाता है। कभी कभार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी हो जाती है कि डिले बहुत होता है, ठीक है, ऊपर तक बात पहुंचाने में महीनों लग जाते हैं, और ऊपर से बात नीचे आने में रूमर्स फैलने लग जाते हैं। तो उस केस के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन काम आता है। लेकिन एक और चीज याद रखना, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन ये भी बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। कैसे होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर सारी पावर ही आप इनके हाथों में दे दोगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से ही बाहर भटक जाएंगे, दूसरी ही राह को चुन लेंगे, ठीक है। तो बैलेंस्ड होना चाहिए, सारी पावर इनके हाथ में भी मत दो और सारी पावर उनके हाथ में भी नहीं देनी चाहिए, ठीक है बच्चों। जल्दी से एक बार हम डिफरेंस बिटवीन कर लेते हैं। मैं डिफरेंशिएशन बुक में से देख रहा हूं, आपके स्क्रीन पे डिफरेंशिएशन होगा सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। यहां पे हम डिफरेंस देखेंगे कि डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क क्या है, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क क्या है, जल्दी से देखते हैं। देखो नेचर क्या है, डेलीगेशन कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा, एक व्यक्ति को दूसरे को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति लोग करे, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाए तब आप करो। फ्रीडम ऑफ एक्शन क्या होता है, डेलीगेशन में ज्यादा कंट्रोल होता है बाय सुपरवाइजर, हेंस लेस फ्रीडम टू टेक ओन डिसीजन। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसमें ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन यहां पे दिया जाता है। इट इज अ प्रोसेस फॉलो टू शेयर टास्क। यहां पे टास्क शेयर कर रहे हैं, जो बॉस कर रहा है वो अपने टास्क को शेयर कर रहा है मैनेजर के साथ। बट डिसेंट्रलाइजेशन इज अ रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है ना वो एक पॉलिसी है, ठीक है, ये बात याद रखना। जो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि ठीक है हम भी पावर दे रहे हैं। स्कोप क्या है, डेलीगेशन का नैरो स्कोप है एंड डिसेंट्रलाइजेशन का वाइड स्कोप है। याद रखना जो डेलीगेशन है उसको अगर बड़े लेवल पे कर दो ना तो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। एक और चीज अपने कॉपी में लिख लो, डिसेंट्रलाइजेशन का दूसरा नाम सेलेक्टिव डिस्पर्सल होता है। क्या होता है, सेलेक्टिव डिस्पर्सल। जल्दी से सेलेक्टिव डिस्पर्सल को कमेंट करके बताओ, कमेंट करके लिखो कि सेलेक्टिव डिस्पर्सल। पर्पस टू लेसन द बर्डन ऑफ द मैनेजर। डेलीगेशन का पर्पस होता है कि हम मैनेजर के जो बर्डन है उसको कम करें। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस होता है टू इंक्रीज द रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी। हम उनको ज्यादा पावर्स देते हैं जिससे उनका रोल बढ़े, उनको भी मोटिवेशन फील हो, उनकी भी ग्रोथ हो, ठीक है बच्चों। तो सारी बातें कहीं ना कहीं डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर जो डिफरेंस है वो भी है। सुनने में हमको सेम लग सकता है लेकिन इसके अंदर डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस, डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस है ना, हमने पढ़ ली कि फैसिलिटेट करता है ग्रोथ को, ठीक है ना, इनोवेशंस को लेकर आता है, क्विक डिसीजन मेकिंग को लेकर आता है। मैंने आपको सब इस ग्राफ में एंड टेबल में सब मैंने आपको इस चार्ट के अंदर समझा दिया है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई से भी डाउट है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं मंडे को एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसके अंदर हम स्टाफिंग चैप्टर को स्टार्ट कर रहे होंगे। कोई घबराने की बात नहीं है, केस स्टडीज, PYQ, सैंपल पेपर, सब कुछ चीज इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। एक बार हम हमारे कोर्स को कंप्लीट कर लें एंड फिर सब कुछ अलाइंड है, सब कुछ प्लान्ड अप है, लाइंड अप है, ठीक है, पाइपलाइन में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बच्चों। टिल देन आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।